जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रीतम अकाडमी परिवार में। और मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, साथ ही साथ पढ़ाई करोगे। तो आज की इस वीडियो हम लोग जो आपका बिहार पॉलिटेक्निक का जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है उसके लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे ही। क्योंकि ये सभी प्रश्न देखा जाए तो एक प्रकार से पीवाईक्यू भी है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है। क्योंकि ये सभी प्रश्न देखा जाए तो 2018 में आ चुके हैं और इस साल भी बहुत ज़्यादा अपने आप में प्रोबेबिलिटी लेकर आते हैं कि इस साल भी पूछा जाएगा। समझ में आ रहा है ना? और साथ ही साथ ये यूपी वालों के लिए भी है। ठीक है, टेंशन मत लीजिए आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली 30 प्रश्न करेंगे हम लोग। सबसे पहला प्रश्न आप लोग देख सकते हो सकता है थोड़ा सा आपको पीडीएफ धुंधला नजर आए, क्योंकि मेरे पास जो पीडीएफ था वो खुद ही धुंधला ही था पहले से। ठीक है, तो उस पर आप लोग गौर ज़्यादा मत कीजिएगा, क्वेश्चन को समझने का ट्राई कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा मोबाइल का क्वालिटी होगा तो बढ़ा लीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न आपके पास है, न्यूटन का गति का प्रथम नियम दर्शाता है। पहला नंबर का प्रश्न था कि न्यूटन का जो गति का प्रथम नियम है, फर्स्ट लॉ है, वो क्या दर्शाता है? तो वो जड़त्व को दर्शाता है। इसीलिए आपके पास सी नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा। अच्छा, अब आपसे एक क्वेश्चन रहा कि बताइए कि न्यूटन के गति के किस नियम से बल की परिभाषा मिलती है, फिर बल का समीकरण F बराबर ma मिलता है। कमेंट करके आप लोग बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देख लो, हमारे पास जो नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है 2 नंबर में, है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सबको पता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, परंतु कौन सा संवेग? रेखीय संवेग। इसलिए सी नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा, रेखीय संवेग के सिद्धांत पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अच्छा, ये देखो, ये प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। लिखा कि परम शून्य ताप होता है। तो परम शून्य ताप, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, 1 नंबर का मार देंगे 0 डिग्री सेल्सियस। गलत हो जाएगा भाई साहब, 0 केल्विन। याद रखिएगा बात, बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखो आपके पास यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न में क्या लिखा है, सो देखो 4th नंबर का जो प्रश्न आपके पास है, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लूँ, क्वेश्चन हटानी, ये रहा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि एक लिफ्ट का द्रव्यमान, यानी कि आपको यहाँ पे मास दे दिया गया, एम का वैल्यू दे दिया गया, यानी कि एम का वैल्यू कितना दिया आपके पास? 500 kg दिया हुआ है। ठीक है, 500 kg दे दिया गया है। लिफ्ट के केबल में तनाव, यानी कि आपको टेंशन पूछा है, टी, क्योंकि देख लो यहाँ पे लिखा है कि तनाव क्या होगा, यानी कि आपको टी पूछा है, टेंशन पूछा है। ठीक है, टी क्या होगा आपको ये पूछा है। ठीक है, जब यह 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है, यानी कि आपको एक्सेलरेशन त्वरण दे दिया है कितना? 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब इस टाइप का क्वेश्चन जब भी वो मास दे दे, आपको एक्सेलरेशन दे दे और टेंशन पूछे, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखिएगा कि टेंशन यानी कि तनाव बराबर में हो जाएगा m इंटू का g प्लस a। बस यहाँ पे जो m है, m क्या है आपके पास? इस लिफ्ट का मास होगा, g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण होगा, और a जो कि आपके पास एक्सेलरेशन होगा। और गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू देख लो, यहाँ पे 9.8 मीटर परसेंट लेने को बोला है, 10 मत लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन में अपने दे देगा। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोला है तो 9.8 लीजिएगा, अगर क्वेश्चन बोला है 10 मीटर परसेंट लेगा तभी लीजिएगा। ठीक है, अपने से मत ले लीजिएगा। देखिए हमारे पास यहाँ पे अब क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। इसको मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। ठीक है, देखो टी का वैल्यू आपके पास कितना दिया है, यही तो निकालना है भाई साहब, तो टी का मैं टी ही रहने देता हूँ। ठीक है, एम का वैल्यू आपके पास 500 दिया तो मैं यहाँ पे 500 लिख देता हूँ, इंटू का जी का वैल्यू कितना आपके पास? 9.8। कितना है? 9.8। और आपके पास एक्सेलरेशन त्वरण कितना दिया आपके पास? 2 दिया हुआ है। बस सॉल्व कर दो तो इधर से टी बराबर में हो जाएगा, ये 500 का 500 हो गया। ठीक है, अब जब 9.8 को अगर 2 से जोड़ोगे तो जाहिर सी बात है ये क्या हो जाएगा आपके पास? 11.8 ना हो जाएगा जी। ठीक है, मैंने 11.8 हो जाएगा। अब बस इसको गुना कर दो, तो सबको पता है जब गुना करोगे तो टी का वैल्यू कितना आएगा आपके पास? देखो 5 8 40 का 0, हाथ में रहा 4, देखो 5 के 5, 5 4 9 हो गया, उसके तो 5 के 5। ठीक है, तो आपके पास ये आ गया और इसके पास 2 0 और लगेगा, तो पॉइंट आपके पास यहाँ पे देख लो, एक संख्या के बाद पॉइंट, तो यहाँ पे एक संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा। अब पॉइंट के बाद अगर 0 तो पॉइंट का कोई वैल्यू नहीं रहा, यानी कुल मिलाकर आपके पास कितना निकल कर आ गया? 5900, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में चमक रहा होगा। और ये न्यूटन में आएगा, क्योंकि टेंशन भी 4c ना एक प्रकार का, इसलिए ये न्यूटन में इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से सी नंबर का ऑप्शन को आपको करेक्ट कर देना, क्योंकि यही सही आंसर हो जाएगा। देखिए अब जो आपके पास यहाँ पे 5 नंबर का प्रश्न है, देख लो इसमें लिखा हुआ है कि एक पिंड का आवेश, आपको पिंड का आवेश दिया, मान लो कि यहाँ पे कोई एक पिंड है, कोई वस्तु है, उसका आवेश यानी कि इस पर चार्ज कितना है, क्यू का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है कि -80 माइक्रोकूलम दिया, कूलम नहीं माइक्रोकूलम दिया हुआ है। ठीक है, और देख लो माइनस में दिया हुआ है तो डरने की बात नहीं, माइनस करने का मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश को दर्शा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव आवेश होता है, अगर पॉजिटिव रहता सिर्फ 80 लिखा होता तो समझ लेते कि प्रोटॉन पर आवेश पर बात चल रहा है। ठीक है, तो माइनस देख के दिमाग खराब नहीं करना है। ठीक है,
तो -80 माइक्रोकूलम दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन हमको तो पता है कोई पिंड का जो आपके पास आवेश होता है वो कूलम में होता है, तो माइक्रोकूलम को आपको कूलम में बदलना पड़ेगा। तो कुछ मत करो, इस -80 को क्या करो आप लोग गुना कर दो 10⁻⁻6 से, तो ये लो आपके पास कन्वर्ट हो चुका है ये कूलम में। यानी कि एक पिंड का जो चार्ज आपके पास था -80 माइक्रोकूलम, उसको अगर कूलम में बदलोगे तो उसको कुछ मत करो, बस उसको 10⁻⁻6 से गुना कर दो तो वो कूलम बदल जाएगा। यानी कि अब जो चार्ज हो गया कूलम में वो हो गया -80 इंटू में 10⁻⁻6 कूलम, ये आपके पास आवेश आ चुका है, ठीक है। अच्छा, इसमें अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, यानी कि आपके पास यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी संख्या पूछा है इस चार्ज में। यानी कि 10⁻80 इंटू 10⁻6 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए जो कि आवेश क्वांटाइज्ड होता है। ये आप लोगों ने अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, थोड़ा मोड़ा 10 क्लास में पता होगा, बाकी आप लोग 11-12 में अच्छे से पढ़ोगे। एक फॉर्मूला होता है कि कोई भी जो आवेश होता है, कोई चार्ज होता है, वो n इंटू ई के फॉर्म का होता है। यहाँ पे क्यू क्या है, आपके पास चार्ज है, n क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और ई क्या है, यहाँ बेसिकली इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक इलेक्ट्रॉन होता है उस पर आवेश होता है -1.6 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम होता है। याद रखिएगा ये बात, ये 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। यहाँ पे माइनस मैंने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इलेक्ट्रॉन है इसलिए, ठीक है। अब बस यहाँ से आप लोग क्यू आपके पास है, ई है आपके पास, आराम से वैल्यू एन निकालोगे आप लोग, क्योंकि एन ही तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, यही तो निकालना है। तो क्यू का वैल्यू आपके पास यहाँ पे निकल कर आ गया -80 इंटू में 10⁻⁻6 कूलम हो गया, बराबर में एन ही तो निकालना है, तो एन का एन हो गया, इंटू में ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना आपके पास -1.6 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम हो गया। बस आप लोग क्या करो, यहाँ पे माइनस आपके पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम को क्या कर देते भागा में भेजो तो आपके पास एन निकल जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर एन का वैल्यू लिखोगे आप लोग तो हो जाएगा -80 इंटू में 10⁻⁻6 अपॉन में आपके पास इधर हो जाएगा -1.6 इंटू में 10⁻⁻19। तो यहाँ से क्या करो आप लोग देख लो, माइनस माइनस गया खत्म हो गया। एक यहाँ से अगर आपका दशमलव उड़ेगा तो यहाँ पे ऊपर में एक 10 एक्स्ट्रा आ जाएगा, और 10 कुछ नहीं यानी कि 10 का पावर में 1 है। और आपने घात और घातांक का नियम आप लोगों ने पढ़ा हुआ है एक कि a का पावर में n इंटू में अगर a का पावर में m है तो इसका फॉर्मूला होता है a का पावर में n प्लस का m होता है, यानी पावर जुड़ जाता है। तो यहाँ देख लो, यहाँ भी 10 है और यहाँ भी 10 है बेस में, और पावर में अलग अलग है, यानी कि a का पावर में n इंटू का a पावर m का फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहाँ पे पावर में यहाँ का 10 का पावर में 1 और यहाँ 10 का पावर में -6 आपस में जुड़ जाएगा। तो जाहिर सी बात है जो आपके पास मिलेगा वो क्या निकलेगा आपके पास। यहाँ पे देख लो, और मैं एक चीज़ काट देता हूँ, देखो यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 16 हो गया क्योंकि देख लो पॉइंट उड़ गया, तो अब ये 1.6 ने अब 16 बन गया। तो 16 कितना होता है, 1685। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे 5 लिख देता हूँ, तो आपके पास 5 बचेगा। तो यहाँ में डायरेक्ट में 5 लिख देता हूँ, ठीक है। इंटू का आपके पास देख लो यहाँ पे 10 का पावर में -6 में अगर 10 का पावर में 1 अगर यहाँ पे गुना में है तो पावर जुड़ जाएगा। तो 10 का पावर -6 जो है ऊपर में, यानी कि -6 और यहाँ पे 1 जो है आपस में जुड़ेगा, तो जाहिर सी बात है -5 बचेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस वाली संख्या ज़्यादा है। तो ऊपर में बचेगा 10 का पावर में -5 बचेगा। और देख लो यहाँ पे जो अब आप लोगों ने पढ़ा होगा घाता नियम कि a का पावर में अगर मान लो कि a का पावर 1 बाय में a का पावर में -n है, तो इसको अगर ऊपर लेके जाओगे तो a का पावर में n हो जाता है, यानी कि पावर चेंज हो जाता है, प्लस का है तो माइनस में हो जाता है, ठीक है, और माइनस है तो प्लस का हो जाता है अगर आपको उसको नीचे से ऊपर लेके जाते हो तो, ठीक है। तो यहाँ देख लो आपके पास 10 का पावर में -19 देख सो, तो बटे के नीचे में इसको ऊपर लेके जाओगे तो 10 का पावर में +19 हो जाएगा, यानी कि इंटू में 10 का पावर में 19 हो जाएगा। अब सीधा सीधी आपको दिख रहा है कि यहाँ पे फिर से आपका फॉर्मूला a का पावर में n इंटू में a का पावर में m का फॉर्मूला लग जाएगा, पावर जुड़ जाएगा। तो 5 इंटू में देख लो आपके पास -5 और आपके पास 19 अगर जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा भाई साहब, सबको पता है कि प्लस का 40 निकल कर आ जाएगा, यानी कि 10 का पावर में 14 निकल कर आ गया, ठीक है। यानी कि 5 इंटू 10 का पावर में 14 इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, इतने इलेक्ट्रॉन होंगे इस इतने सारे चार्ज में, ठीक है। तो जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा, ठीक है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है 5 इंटू 10 का पावर में 14, यही आपके पास सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, ठीक है। देख लो आपके पास यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न यहाँ पे क्या लिखा है, सो एक प्रकाश किरण की आवृत्ति, आपको आवृत्ति दिया हुआ है जो कि दिया हुआ है 6 इंटू 10 का पावर में -40 हर्ट्ज है। आवृत्ति का मतलब हर्ट्ज होता है, याद रख लीजिए, ठीक है, एच। जब यह अपवर्तनांक 1.5 अपवर्तनांक के माध्यम में संचरित करती है तब इसकी आवृत्ति होगी। सबसे पहली बात तो भाई साहब याद रख लीजिएगा, प्रकाश की किरण की जो आवृत्ति है वो चाहे सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, चाहे विरल माध्यम से सघन माध्यम में, फिर किसी भी माध्यम में जाए उसकी आवृत्ति अनचेंज होती है। इसलिए आपके पास जो आंसर हो जाएगा यही कही हो जाएगा 6 इंटू 10 का पावर में 14 हर्ट्ज, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा होगा, यही सही होता है। देखो कितना सिंपल सा प्रश्न था। अगर आपको बेसिक सा कॉन्सेप्ट पता था कि आवृत्ति चेंज नहीं होता है आपका, तो आप लोग मार देते तुरंत, वरना अभी बच्चा यहाँ पे फॉर्मूला वगैरह का लगा कर भी कैलकुलेशन करता। अच्छा,
देखो अब जो आपके पास 7 नंबर का प्रश्न यहाँ पे लिखा है कि एक 60 वाट के बल्ब में 0.5 एम्पियर की धारा बहती है 1 घंटे में, इसे गुजरने वाले कुल आवेश से। असल में दिक्कत क्या हो रहा है पता है, मेरे पास जो डिस्प्ले वो उतना अच्छा नहीं, इस कारण से मुझे दिख अच्छा से नहीं रहा है, तो इसलिए मुझे पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। बाकी मैं ट्राई करूँगा कि जब तक आपके पास ये वीडियो पहुँचे, वो आपके पास जो वीडियो पहुँचे उसको मैं एडिटिंग के जरिए बहुत ज़्यादा सुधार दूंगा, मैं तो कोशिश करूँगा, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बेसिकली आपके पास यहाँ पे 60 वाट का कोई बल्ब है जिसमें आपके पास 0.5 एम्पियर की धारा बह रही है, यानी कि आपके पास देखा जाए तो यहाँ पे पी का वैल्यू दिया हुआ है जो कि आपके पास कितना दिया हुआ है, 60 वाट दिया हुआ है, ठीक है। और आपके पास यहाँ पे एम्पियर यानी कि आपके पास धारा आई का वैल्यू दिया हुआ है जो कि आपके पास 0.5 एम्पियर दिया हुआ है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको 1 घंटा यानी कि समय दिया, टी का वैल्यू दिया है जो कितना दिया है, 1 घंटा, 1 आवर, यानी कि 1 आवर को अगर सेकंड में बदलोगे तो कितना हो जाएगा, 3600 सेकंड, सबको पता है, हाँ 3600 सेकंड हो जाएगा। तो बेसिकली आपके पास टाइम दिया हुआ है 3600 सेकंड, आप में से कुल गुजरने वाले आवेश की संख्या पूछा है, यानी कि क्यू का वैल्यू पूछा है। तो बेसिकली असल बताओ क्यू का एक फॉर्मूला होता है सीधा सीधी, क्यू बराबर होता है आई टी, सीधा सीधी याद रख लीजिएगा फॉर्मूला, क्यू बराबर आई टी। और यहाँ पे देखो आपके पास आई भी है टी भी है, यहाँ पे पी का कोई जरूरत ही नहीं था हमें, ठीक है। तो पी जरूर खाली गुमराह करने के लिए दे दिया आपको, तो बस फॉर्मूला पुट कर दो। आई का वैल्यू आपके पास कितना 0.5 है, तो मैं डायरेक्टली देता हूँ 0.5 इंटू का आपके पास देख लो आपके पास टी का वैल्यू कितना दिया 3600, ठीक है 3600 दिया। अब इसको आप लोग खुद गुना नहीं कर सकते हो, बताओ, चलो मैं गुना कर ही देता हूँ। तो देखो आपके पास यहाँ पे जब आप इसको गुना करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, 5 छक 30 का 0, हाथ में रहा आपके पास 3, 5 ते 15, 16, 17, 18, यानी कि आपके पास इतना आ गया। और यहाँ पे ये 2 को 0 और एक्स्ट्रा लग जाएगा, तो यहाँ पे आपको देखोगे पॉइंट लगेगा, यानी कि आपके पास 1800 निकल कर आ गया कूलम, ठीक है। कितना निकल कर आ गया, 1800 कूलम निकल कर आएगा, जो कि डी नंबर का ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा। 7 नंबर का जो आपके पास डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपके पास कुल आवेश पूछा है, आवेश कैसा मतलब कूलम होता है, इसलिए इसको आपको आंसर कूलम में देना है। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इन डिटेल में बताने का, तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देखो यहाँ पे जब एक पिंड चुंबक का उत्तरी ध्रुव दक्षिण की ओर निर्देशित करता है, यानी कि उत्तरी ध्रुव दक्षिण की ओर निर्देशित करता है, तो जाहिर सी बात है कि दक्षिण ध्रुव उत्तर की ओर निर्देशित करेगी, ठीक है। रुक जाओ ऐसा नहीं है, ठीक है। देखो जो आपके पास अब 8 नंबर का प्रश्न लिखा है कि जब एक दंड चुंबक, कौन चुंबक, दंड चुंबक, छड़ चुंबक की बात चल रही है, ठीक है, उत्तरी ध्रुव दक्षिण की ओर निर्देशित करती है तथा दक्षिणी ध्रुव उत्तर की ओर निर्देशित होता है, ठीक है, तब उदासीन बिंदु होगा। तो भाई साहब याद रख लीजिएगा, छड़ चुंबक में जो आपका उसका अक्ष होता है, यानी चुंबक के जो अक्ष होता है उसी में क्या होता है, वो उदासीन होता है, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है, ठीक है। तो आपके पास ए नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देख लो हमारे पास जो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है, देख लो 9 नंबर का प्रश्न है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। लिखा है कि यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, देखो क्या पूछा है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक आपको इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो पूछा कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। कभी भी याद रख लीजिएगा, अगर आपके पास यहाँ पे देख लो इस प्रकार से उल्टा पूछे, एक बार मान लो जैसे पूछ दे यहाँ पे कांच के सापेक्ष वायु के सापेक्ष कांच का, और क्वेश्चन में पूछ दे कांच के सापेक्ष वायु का, यानी कि आपस में उल्टा है। क्वेश्चन में था कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक आपको इतना दिया हुआ है, तो बताओ कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक कितना होगा। तो कुछ मत कर देना, जो आपको अपवर्तनांक दिया हुआ है 1.5, इसको क्या करना ऊपर में बस इसको 1 में जो अपवर्तनांक उसको लिख दीजिएगा, यानी कि आप लोग 1 लिखिएगा और बटे में जो आपको अपवर्तनांक दिया उसको लिख दीजिएगा 1.5, बस इसको काट छाट दीजिए, आंसर आ जाएगा आपके पास। तो ये पॉइंट उड़ेगा तो ऊपर में एक 0 लग जाएगा। अब देखो आपके पास यहाँ पे पकड़ जाएगा 5 दूना 10 और 5 3 15, यानी कि 2/3 आपका ऑप्शन नंबर बी में चमक रहा होगा, यही करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से करना है, ठीक है। कभी भी आपस में अगर उल्टा पूछे अपवर्तनांक तो कुछ मत कर दीजिएगा, 1 में जो अपवर्तनांक दिया उसको कर दीजिएगा, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, ठीक है। लिखा है कि वायु में प्रकाश की चाल, आपको वायु में प्रकाश की चाल आपको दिया हुआ है 3 × 10 का पावर में 8 मीटर पर सेकंड, वास्तव बात है, ठीक है। 3 × 10 का पावर में 8 मीटर प्रति सेकंड आपको दिया हुआ है, ठीक है। और आपको अपवर्तनांक दिया हुआ है, अपवर्तनांक चलो मैं n मान लेता हूँ, ठीक है, n को मैं अपवर्तनांक मान लेता हूँ, जो कि आपको दिया 1.5 दिया हुआ है, ठीक है। तो माध्यम में प्रकाश की चाल होगी, तो बता माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी। तो आप लोगों ने सबको ही पढ़ा हुआ है कि जो अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपके पास, वो होता है आपके पास वो होता है आपके पास वायु में प्रकाश की चाल और बटे में किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है। वायु में प्रकाश की चाल बटे में किसी माध्यम में, मैं लिख देता हूँ वायु, ठीक है, वायु में प्रकाश की चाल, ठीक है। और यहाँ पे खाली मैं माध्यम लिख देता हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है।
माध्यम, वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश चाल होती है। तो आपको यहाँ पे माध्यम में प्रकाश चाल पूछा है तो क्या करो, कुछ मत करो, ठीक है, माध्यम में प्रकाश चाल को इधर भेज दो तो ये गुणाम हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा n इंटू में माध्यम में प्रकाश की चाल, में सिर्फ माध्यम लिखता हूँ, ठीक है, बराबर में हो जाएगा वायु में प्रकाश की चाल। अब यहाँ से आपको n, आपको यहाँ पे क्या पूछा था, बेसिकली आपको यहाँ पे समझ लो कि आपके पास यहाँ पे माध्यम वाला पूछा था, तो n को इधर भागा में भेज दो तो हो जाएगा माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर क्या हो जाएगा, माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर हो जाएगा वायु में प्रकाश की चाल बटे में n बना अपवर्तनांक। यानी सीधा सीधी फॉर्मूला आप लोग याद रख लीजिएगा, कभी भी आपको पास इस प्रकार से वायु में प्रकाश चाल दे दे और अपवर्तनांक दे दे और आपको माध्यम में प्रकाश की चाल पूछे तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया कि माध्यम में प्रकाश चाल क्या होगी, वायु में प्रकाश की चाल बटे में आपके पास अपवर्तनांक। याद रख लीजिए बात, डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट कर दीजिएगा, मैंने ये भी बता दिया कैसे फॉर्मूला है। सो तो वायु में जो आपके पास प्रकाश चाल है वो आपके पास दिया हुआ है 3 इंटू में 10 का पावर में 8 मीटर पर सेकंड, अपन में आपके पास n यानी अपवर्तनांक वैल्यू 1.5 दिया हुआ है, पॉइंट उड़ेगा तो ऊपर में आपके पास एक 10 लग जाएगा। आपको पता है कि 3 × 5 = 15 होता है, सबको पता है। अच्छा एक काम करो, थोड़ा कैलकुलेशन और आसान करने के लिए काम करो, ठीक है, एक काम करो, कैलकुलेशन आसान करने के लिए काम करो, देख लो, ठीक है, देख लो, ऐसे ही भी कोई बड़ा कोई कैलकुलेशन है नहीं, फिर भी मैं दिखा दूँ। 3 इंटू 10 का पावर में 8 अपन में आपके पास 1.5 है, पॉइंट उड़ा के क्या करो, इस पॉइंट को यहाँ पे 3 के साथ जोड़ा दो, या 30 हो जाएगा आपके पास, ठीक है, क्योंकि एक 0 जाएगा तो ऊपर में 30 के साथ लग जाएगा, 3 के साथ लग जाएगा, 30 बन गया। अब 15 दूना 30, देखो डायरेक्टली कट गया, हो गया आपके पास 2 इंटू 10 का पावर में 8 मीटर पर सेकंड, जो कि आपका ऑप्शन में आपको बी में दिख रहा होगा, यही करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उससे पहले मैं थोड़ा सा इरेज कर लूँ, ठीक है, देख लो आपके पास क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लो, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। वेग परिवर्तन की दर कहते हैं, सबको पता है वेग परिवर्तन दर को हम लोग त्वरण कहते हैं, ठीक है, एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है, और इसका ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, याद रख लीजिएगा बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, यह किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो आप लोगों ने पढ़ा है बेजानी अहपिनाला, सबसे पहले बेगनी आता है, तो बेगनी का जो प्रकीर्णन होता है वो सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद किसका होता है? बेजा, जैसे जामुनी का होता है, जामुनी के बाद नीला का होता है। तो यहाँ पे देख लो, सबसे पहले ज्यादा बेगनी का, उसके बाद जामुनी का, फिर नीला का। तो अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज्यादा आपके पास बेगनी का होगा, फिर उसके बाद नीला का होगा, ठीक है, लाल का सबसे कम होता है, याद रख लीजिएगा बात, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये देखो बहुत अच्छा प्रश्न लिखा है आपके पास, +4D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होगी, यानी कि आपके पास P का वैल्यू दिया हुआ है, आपके पास कितना दिया, -4D दिया हुआ है, ठीक है, और आपके पास लेंस की फोकस दूरी यानी कि छोटा एफ का वैल्यू पूछा है। तो सीधा सीधी बात है, फॉर्मूला होता है आपके पास P बराबर में 1/f होता है, P का वैल्यू रख दो जो कि आपके पास -4D है। D को लिखने का कोई यहाँ पे खास जरूरी है नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन में हम लोग मात्रक को नहीं लिखते, लास्ट में हम लोग मात्रक को लिखते, ठीक है। बराबर आपके पास हो जाएगा 1/f, ये तो निकालना है, तो एफ का फॉर्मूला क्या होगा, बस इसको इधर भेज दो, इधर 4 को इधर ले आओ तो बटे में हो जाएगा, यानी कि आपका वैल्यू हो जाएगा 1/-4। आप काट दो तो ये क्या जाएगा, आपका वैल्यू आपके पास हो जाएगा 0.25, लेकिन ये माइनस में आया क्योंकि देख लो एफ आपके पास माइनस में था, मतलब पी आपके पास माइनस में था। अब माइनस में होने के कारण ये क्या दर्शाता है कि ये आपका अवतल लेंस होगा। और दूसरी बात याद रख लीजिएगा कि फोकस दूरी, ये फोकस दूरी बोल रहा हूँ, ये जो आपके पास लेंस की क्षमता होती है ये सिर्फ लेंस के लिए ही होता है, और माइनस दर्शाता है कि वो अवतल लेंस होगा। अगर क्वेश्चन में तो सब पूछा नहीं, अगर पूछा तो याद रख लीजिएगा अवतल लेंस हो जाएगा, वरना प्लस होता है तो उत्तर लेंस मारते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी में दिख रहा है यही आपके पास करेक्ट हो जाएगा, -0.25 मीटर, ठीक है। क्योंकि देख लो भाई साहब, जो मीटर आपके पास फोकस दूरी होती है वो हमेशा मीटर में होती है, और जो लेंस की क्षमता होती है वो हमेशा डायोप्टर में होती है, ठीक है, याद रख लीजिए बात। या फिर इसको बहुत को क्या करता है, मीटर इनवर्स भी बोलता है, ठीक है। तो लेंस की क्षमता का ऐसा मतलब दो गो याद रख लीजिए, ऐसा मतलब तो डायोप्टर, ठीक है, या फिर आप लोग मीटर इनवर्स भी बोल सकते हैं, याद रख लीजिए, दोनों में से कोई भी आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लो ये प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, देखो लिखा है कि अवतल लेंस से बने प्रतिबिंब का आवर्धन सदैव होता है। तो भाई साहब अवतल लेंस पूछा है ना, ठीक है, और अवतल लेंस भाई साहब याद रख लीजिएगा, जो आपके पास अवतल लेंस होता है ये हमेशा जो प्रतिबिंब बनाता है वो बिंब से छोटा बनाता है। और आप लोगों को पता है कि आवर्धन m बराबर होता है h'/h, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में बिंब की ऊंचाई। और आपको पता है कि प्रतिबिंब जो बनता है आपका अवतल लेंस वो हमेशा छोटा बनता है, यानी ऊपर में आपके पास अंश में छोटा है और हर में बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे बिंब जो होता है वो प्रतिबिंब से बड़ा होता है। तो यहाँ पे नीचे बड़ा हो गया और ऊपर में छोटा हो गया, तो इसका वैल्यू हमेशा जो आएगा वो 1 से कम आएगा, यानी आवर्धन जो होगा ये हमेशा जो होगा वो 1 से कम आएगा, यानी कि आपके पास 1 से कम, ए नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से दिमाग लगा के अगर बनाते हो तो तुरंत तुरंत आपका बन जाएगा। अब ये प्रश्न कौन नहीं जानता है, बता भाई साहब, बल का ऐसा है मात्रक, बोलोगे सर न्यूटन, ऑप्शन में है ही नहीं। तो देखो मैं बताता हूँ, बल का फॉर्मूला F बराबर में क्या होता है आपके पास, ma होता है, ठीक है। अच्छा m जो है आपको पता है, m यहाँ पे मास है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान का ऐसा मात्रक kg होता है, ठीक है, द्रव्यमान का मात्रक जो होता है वो kg होता है। और a जो है, a एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो लो यही तो आंसर हो गया आपके पास, kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये आपको ऐसा भी लिखा हुआ नजर आ सकता है, kg मीटर, और यहाँ पे लिखा रहेगा सेकंड का पावर में -2, तो ये भी आपको ऑप्शन में दिख सकता है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिख रहा होगा, kg मीटर सेकंड, ए नंबर ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ठीक है। तो यही आपके पास सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं,
लिखा है लिखा है कि किसी वस्तु का जड़ तो निर्भर करता है, तो किसी वस्तु का जड़ तो उसके वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। बी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो जो आपके पास 17 नंबर प्रश्न यहाँ पे लिखा है कि यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाया जाए तो वह गति करेगी। आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि F बराबर में ma होता है, सब लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देख लो आपके पास बेसिकली यहाँ से अगर आप लोग एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला निकाल लो तो आपके पास क्या हो जाएगा, इधर m इधर भागा में आ जाएगा, हो जाएगा F बटे में m हो जाएगा, ठीक है। और बेसिकली क्वेश्चन में आपको यहाँ पे एक्सेलरेशन ही पूछा है, कितनी गति करेगी, ठीक है। तो बस यहाँ पे देख लो आपके पास यहाँ पे फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है 1 न्यूटन, तो मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, और मास यानी कि द्रव्यमान दिया हुआ है 1 किलोग्राम, 1 लिख देता हूँ, तो 1 को 1 से भागा दो तो 1 ही ना निकल कर आ जाएगा, यानी कि 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण करेगा, गति करेगा, यानी कि आपके पास यहाँ पे 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण से सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लो यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट प्रश्न जो आपके पास, ये आपके पास 17 नंबर का प्रश्न हो गया। देखता हूँ मैं थोड़ा सा, यहाँ पे है आपके पास 18 नंबर का प्रश्न, ठीक है। देख लो लिखा है कि जी का अर्थ है, तो जी का अर्थ होता है यहाँ पे बेसिकली गुरुत्व त्वरण। क्या होता है, गुरुत्व त्वरण, तो ऑप्शन में तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो गुरुत्व मत मार दीजिए, गलती हो जाएगा। बेसिकली स्वतंत्र रूप से गिरती वस्तु का त्वरण ही को हम लोग क्या करते हैं, गुरुत्व त्वरण कहते हैं। डी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। लेकिन चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग आपके पास 1/81 है, 1/81 है उसका द्रव्यमान, किसका, चंद्रमा का द्रव्यमान, ठीक है। यदि चंद्रमा पर पृथ्वी का गुरुत्व बल F, जो आपके पास बल F हो, तो पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्व बल होगा। देखो ये प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, न्यूमेरिकल प्रश्न टाइप का, ये बहुत ही अच्छा से बनेगा। देखो थोड़ा सा मैं इसको पहले जगह बना लेता हूँ, क्योंकि मुझे बनाने में इसको थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, समय का मतलब है ज़्यादा जगह चाहिए मुझे, ठीक है। देख लो अगर मैं जनरली बात करूँ तो यहाँ देख लो आपके पास पृथ्वी का आपको गुरुत्व बल F दिया हुआ है, जो कि कितना होता है आपको पता है कि F का फॉर्मूला होता है बड़ा जी बड़ा M छोटा m बटे में r² होता है। सबको पता है कि ये फॉर्मूला, छोड़ो मैं यहाँ पे बड़ा R लिख देता हूँ छोटा r की जगह पे, ठीक है। चलो होता है आपके पास r², ठीक है। क्या होगा आपके पास यहाँ पे r² हो गया। बेसिकली जी क्या आपके पास सबको पता है कि ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पे m क्या आपके पास पिंड का द्रव्यमान, बेसिकली इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, कोई पिंड का पहला पिंड का द्रव्यमान, छोटा m क्या होता है, दूसरे पिंड का द्रव्यमान होता है, और r क्या होता है, दोनों पिंड के बीच की दूरी होता है, ठीक है। चलो मान लिया मैंने। अच्छा ये तो आपके पास चंद्रमा, ये तो आपके पास पृथ्वी होगा, मान लो कि ये बड़ा m पृथ्वी और छोटा m चंद्रमा, ऐसा मान लो। थोड़ा देर के लिए क्या दिक्कत जाता है, कौन दिक्कत है आपके पास, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। चलो और ये दूरी क्या, इन दोनों के बीच का दूरी, यहाँ पे डबल r, यहाँ पे a² है, ठीक है, r², ठीक है। या तो क्लियर हो गया आपके पास। तो ये तो आपके पास पृथ्वी का हो गया, परंतु चंद्रमा का क्या होगा भाई साहब, देख लो चंद्रमा को मैं क्या मान दो, चलो F' मान लेता हूँ, ठीक है। चंद्रमा का जो फोर्स लगाएगा पृथ्वी पर वो क्या हो जाएगा आपके पास बड़ा जी, क्योंकि बड़ा जी तो बदलेगा नहीं, बड़ा जी हो जाएगा, और यहाँ पे बड़ा M, और जो यहाँ पे छोटा m हो जाएगा, मान लो मैं इसको क्या मान लेता हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ किसका, मैं मान लेता हूँ कि ये चंद्रमा का द्रव्यमान है। तो ये चंद्रमा का द्रव्यमान आपको पता है कि पृथ्वी के द्रव्यमान से 1/81 ऐसा है। पृथ्वी का द्रव्यमान आपके पास m था, क्या था, m था, परंतु ये जो आपके पास चंद्रमा का द्रव्यमान है वो पृथ्वी के द्रव्यमान से 81वां भाग, यानी कि इसको आपको 81 से भागा देना पड़ेगा। यानी यहाँ पे जो बड़ा m लेंगे उसको हम लोग m बटे में आपके पास 81 लेंगे, और यहाँ पे छोटा m है, छोटा m क्या यहाँ पे आपके पास वही चंद्रमा का द्रव्यमान है, और यहाँ पे r² है। तो आप लोग देख सकते हो गौर करके, अगर मैं यहाँ पे गौर करके देखो तो अगर मैं r को ऊपर भेजूँ तो ये 1/r हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा बड़ा जी, यहाँ पे बड़ा m, ठीक है, और इंटू का छोटा m बटे में आपके पास हो जाएगा यहाँ पे 81 इंटू का आपके पास हो जाएगा r²। अगर मैं यहाँ से 81 को निकाल दो अलग तो 81 हो जाएगा 1/81 हो जाएगा, और यहाँ पे अंदर आपके पास बचेगा बड़ा जी बड़ा m छोटा m बटे में r²। और यही तो आपके पास जो देख सकते हो बड़ा जी बड़ा m छोटा m बटे में r², यही तो आपके पास F था, यानी पृथ्वी का बल था, गुरुत्वाकर्षण बल था, ठीक है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल था। तो मैं क्या इसके टोटल के जगह पे क्या मैं ये बड़ा वाला F लिख सकता हूँ, यानी कि जो आपके पास पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल था। तो देख सकते हो जो आपके पास ये आपका F' का वैल्यू था ना, जो आपके पास F' का वैल्यू निकल कर आया है वो आपके पास निकल कर आ गया 1/81 F निकल कर आ गया। यानी कि जो आपके पास बल था इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो F/81, जो आपके पास बल था वो आपका 81वां भाग घट जाएगा, या फिर बोलो कि F से भाग हो जाएगा। यानी कि जो आपके पास चंद्रमा घट जाना गलत बात है, बोलना घटता ही है, परंतु देखा जाए तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो आपके पास चंद्रमा का जो आपके पास गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो पृथ्वी के बल का वो देखा जाए तो 81वां भाग होगा, ठीक है। यानी कि आपके पास ए नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा, F/81 ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था परंतु थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन था, इसको थोड़ा सा पीछे को आप लोग और एक बार देख लो तो आप लोग को सब कुछ समझ में आ जाएगा। और ट्राई करो कि वीडियो अगर समझ में आता थोड़ा स्पीड करके देखने का, ताकि वीडियो आपको जल्दी खत्म हो जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है।
यह है कि किसी वस्तु की प्रतिरोधकता परिवर्तित नहीं होती है यदि, भाई साहब सीधा सीधी पूछा कि जो प्रतिरोधा जो रो होता है वो भाई साहब किस कारण से परिवर्तित नहीं होती है। तो पदार्थ बदलने पर रो प्रतिरोधता घटती ही है भाई साहब, घटती बढ़ती रहती है, यानी कि इस पर ये निर्भर करता है, यानी कि इसको बदलोगे तो प्रतिरोधता बढ़ेगा घटेगा, ठीक है, यानी परिवर्तित होगा। ताप बढ़ाने पर भी बदलता है, प्रतिरोध का आकार बदल पर, हाँ यही सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि भाई साहब इसको अगर आप लोग बदल दोगे तो वो प्रतिरोधकता जो होता है वो परिवर्तित नहीं होगा, क्योंकि उसको आकार से तार का कोई मतलब नहीं है। अगर सोना का तार अगर आप लोग इतना छोटा लो या फिर उससे बड़ा वाला ले लो सोना वाला तार, तो इन दोनों का प्रतिरोधकता सामान्य होगा, परिवर्तित रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी सीनियर क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा देखो ये भी प्रश्न उसी टाइप का है, गुरुत्वाकर्षण टाइप का। लिखा है कि किसी पिंड का द्रव्यमान दोगुना तथा वेग आधा कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो सपोज दैट कि सबसे पहले जो कोई भी पिंड है उसका जो नॉर्मल गतिज ऊर्जा होता है जो कि काइनेटिक एनर्जी के जो होता है आपके पास, वो कितना आपका, मैं के लिख देता हूँ, ठीक है। के जो होता है वो होता है हाफ mv² होता है, ये जनरली सबका होता है। परंतु अब जो आपके पास के है, यानी कि के है काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, ये के डैश में कर देता हूँ, के डैश कर देता हूँ, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपके पास हाफ m, मास को क्या कर दिया है दोगुना, यानी कि 2m में लिखूंगा, और इंटू का आपके पास भी कितना आपके पास यहाँ पे गुणा है, ठीक है। भी कितना आपके पास, भी को आधा कर दिया, यानी कि भी बटे में 2 और इसका स्क्वायर हो गया। तो देख सकते हो यहाँ पे आपके पास 1 बटे में 2, आपके पास यहाँ पे अभी मैं 2 को काटा है, 2 को रहने दो, m इंटू का देखो भी का स्क्वायर हो गया, अपन में जब 2 का भी स्क्वायर होगा तो 4 हो गया। अब यहाँ देखो तो 2 1 के 2, 2 2 4 हो गया। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे डायरेक्टली नजर आ रहा होगा आपको, बेसिकली यहाँ पे 2 2 4 हो गया। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हाफ का हाफ, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास ये m v² बाय में 2 हो गया। तो एक काम करता हूँ मैं, यहाँ से एक काम करता हूँ, देखो आप लोग इस 2 को अगर यहाँ पे बेसिकली इसको आप लोग ऐसा लिख सकते हो 1 बटे में 2 m v² बटे में 1/2 इंटू का 1/2, आप लोग इसको और सारा लिख सकते हो। तो ये जो आपके पास निकल कर आया हाफ mv², ये तो नॉर्मल किसी का भी काइनेटिक एनर्जी होता है, तो इसको आप लोग के लिख सकते हो ना, आराम से लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी, और इसको आप लोग इंटू में हाफ, यानी कि ये क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी जो होगी आपके पास वो आधा हो जाएगा यदि आप लोग द्रव्यमान दोगुना कर देते हो और आप लोग वेग आधा कर देते हो, तो ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को बनाना था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखो यहाँ पे नेक्स्ट जो प्रश्न आपके पास है, ले है कि विद्युत सेल, क्या लिखा आपके पास, विद्युत सेल, यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन में विद्युत सेल स्रोत है। तो भाई साहब विद्युत सेल स्रोत क्या है, विद्युत धारा का ना स्रोत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्यूज तार का गलनांक क्या होता है, निम्न होता है, तभी ना वो फ्यूज होता है जो कि गल जाता है तुरंत, तभी ना हमारा घर का जो विद्युत उपकरण है वो बच जाता है। वो अगर यदि उसका गलनांक कुछ हो जाएगा तो वो गल भी नहीं करेगा जल्दी, सब कुछ उड़ा के चल जाएगा, खत्म हो जाएगा हमारा घर का। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके पास यहाँ पे लिखा है 24 नंबर का, लिखा हुआ यहाँ पे क्वेश्चन में यह कि एक विद्युत बल्ब पर 12 वोल्ट, कितना वोल्ट, 12 वोल्ट 60 वाट अंकित है, यानी कि आपके पास पी का वैल्यू दिया हुआ है, आपके पास 60 वाट दिया हुआ है, और वोल्ट यानी कि भी का वैल्यू यानी कि दिया हुआ है आपके पास, विभवांतर का वैल्यू दिया हुआ है 12 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें प्रवाहित विद्युत धारा यानी कि आई का वैल्यू पूछा है। सबको पता है एक फॉर्मूला होता है पी बराबर में भी आई होता है। अब यहाँ से आप लोग आई निकाल लो तो आपके पास भी भागा में आ जाएगा, यानी कि आई बराबर हो जाएगा पी बटे में भी। आज मैंने न्यूमेरिकल ज़्यादा लिया इसलिए मुझे समझ ज़्यादा लग रहा है, और इसी टाइप का प्रश्न आता है। अगर आपको सारा फॉर्मूला क्लियर है तो समझ लो आप लोग क्वेश्चन उसको फोड़ दोगे। देखो ना सब सिर्फ एक फॉर्मूला से बन रहा है, मतलब अगर आपको डायरेक्टली फॉर्मूला पता है तो आप लोग डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो बेसिकली यहाँ पे आपके पास पी का वैल्यू कितना दिया, आपके पास 60 दिया हुआ है, अपन में भी का वैल्यू कितना दिया 12 दिया है, तो 12 × 5 = 60 होता है, यानी कि 5 एम्पियर निकल कर आएगा, क्योंकि विद्युत धारा पूछे तो उसका एम्पियर पीछे लग जाता है, ठीक है। तो आपके पास डी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये प्रश्न बता, तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और डायरेक्टली समझ लो कि खाली जुट मुट का घुमाया हुआ प्रश्न है, ठीक है। देखो क्वेश्चन में आपके पास पूछा है कि रेखीय प्रसार गुणांक का मात्रक है। तो रेखीय प्रसार गुणांक का पता है फॉर्मूला क्या होता है, सो आपके पास डेल एल इंटू का आपके पास होता है एल इंटू में डेल्टा टी होता है। टी यहाँ पे टेम्परेचर है, समय नहीं है, ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर है। तो आप लोग देख सकते हो बेसिकली यहाँ पे लेंथ में परिवर्तन बटे में कुल लेंथ होता है, और यहाँ पे क्या होता है टेम्परेचर में परिवर्तन। ही फॉर्मूला होता है किसका, रेखीय प्रसार गुणांक। आप लोग आगे चल के पढ़ोगे, फिलहाल अभी याद रखो। देखो तो यहाँ पे क्या है, डेल एल क्या है, प्रकार लंबाई है ना, तो लंबाई का ऐसा मतलब क्या होता है, मीटर होता है, सबको पता है, ठीक है। और यहाँ भी लंबाई होती है, इसका भी ऐसा मतलब मीटर होगा। इंटू में टेम्परेचर का क्या होता है आपके पास पता है, सी केल्विन, ठीक है, डिग्री सेल्सियस समझ लो आप लोग फिलहाल के लिए यहाँ पे, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे क्या हो गया, डिग्री सेल्सियस हो गया। तो अगर आप लोग देख सकते हो ये मीटर खत्म हो गया, तो आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ 1 बटे में डिग्री सेल्सियस बच गया। अब डिग्री सेल्सियस को ऊपर लेके जाओगे तो जाएगा आपके पास डिग्री सेल्सियस -1, ठीक है। डिग्री सेल्सियस इनवर्स भी बोला जाता है इसको, जो कि आपको सी नंबर में दिख रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग फिलहाल के लिए याद रख सकते हो। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देख लो आपके पास जो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है,
यह है कि निम्नलिखित में से प्रकाश की कौन सी परिघटना इंद्रधनुष के बनने में सम्मिलित है। अब ये प्रश्न आप लोग कमेंट करके बताओगे। चलो बता ही देता हूँ। सी नंबर का ऑप्शन, पहला अपवर्तन होता है, फिर विक्षेपण होता है, फिर आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है, चला आगे बढ़ते हैं। तो लिखा कि एक अवतल लेंस की वक्रता त्रिज्या आपके पास कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर, यानी कि बड़ा आर का वैल्यू दिया है आपके पास 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, उसकी फोकस दूरी पूछा आपको, यानी कि छोटा एफ का वैल्यू पूछा आपके पास। तो सबको पता है कि छोटा एफ बराबर होता है r/2 होता है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो बस फॉर्मूला पुट कर दो 15/2, यानी हो जाएगा 7.5, और ये सेंटीमीटर में आंसर आएगा। परंतु गौर करके देखो यहाँ पे, नहीं सब दिया हुआ है, मैं यहाँ वाला ऑप्शन देखने लगा था 28 नंबर का, पर असल में तो 27 नंबर क्वेश्चन है, जो कि आपके पास ऑप्शन नंबर यहाँ पे। और एक बात, रुको थोड़ा रुको, क्वेश्चन में क्या कहा था कि अवतल दर्पण का आपको पूछा है, और अवतल दर्पण का जो आपके पास अभी मैंने बताया था कि चाहे आपका अवतल लेंस हो या फिर अवतल दर्पण हो, अगर नहीं बताया तो सुन लो। ठीक है, अवतल लेंस रहे चाहे अवतल दर्पण रहे, उसका जो फोकस दूरी होता है वो ऋणात्मक होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा -7.5 सेंटीमीटर। बच्चे फटाक से मार देंगे 7.5, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, परंतु गलत हो जाएगा भाई साहब, क्योंकि यहाँ पे अवतल दर्पण बोला है, उत्तल दर्पण नहीं बोला। उत्तल दर्पण बोलता तब हम लोग का ये होता, परंतु यहाँ पे अवतल दर्पण बोला, इसका आंसर नेगेटिव लेना भूलना मत, हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अब ये देखो, ये प्रश्न देखो कितना अच्छा प्रश्न है 28 नंबर का। यह है कि 1 एंगस्ट्रॉम का मान है, एंगस्ट्रॉम को ए और ऊपर में एक जीरो जैसा इस तरह से दिखाया जाता है, तो वो 10 का पावर में -10 मीटर होता है। ए नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चला आगे बढ़ते हैं, देख लो फिर से वही फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन पूछा, सीधा सीधी पूछा कि गोले दर्पण की फोकस दूरी तथा उसकी वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। सबको पता है कि एफ जो होता है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, या फिर अगर मैं आर बताऊं तो आर जो होता है वो जो आपके पास फोकस दूरी उसका डबल होता है। तो ये दोनों में से जहां भी दिखा आपको ऑप्शन में वो करेक्ट हो जाएगा, जो आपके पास ए नंबर में दिख रहा है ये वाला, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत कोई क्या करता है पता है, ऐसे भी ऑप्शन में रहता है, दोनों में से कोई सा भी सही हो जाएगा। और पता है बहुत थोड़ा सा दिमाग अगर चालाक करोगे तो देखो, अगर 2 को इधर भेजोगे और आर को इधर भेजोगे तो 2 बराबर हो जाएगा एफ बटे में आर, तो ये भी आपको ऑप्शन में दिख सकता है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा बात, इस सब में कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग आज के इस वीडियो का। लिखा हुआ यहाँ पे, बोले कि चलो भाई खत्म हुआ अंत है ना। यह है कि सौर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, एक नंबर ऑप्शन कट हो जाएगा। इस प्रकार से 30 हम लोगों ने मोस्ट इंपोर्टेंट फिजिक्स का क्वेश्चन कवर कर लिया। भाई साहब बात मानो, इसी टाइप के प्रश्न आते हैं, और ये सभी प्रश्न देखा जाए तो आपका 2018 में आ चुका है, 2018 में आ चुका प्रश्न। अगर मेरा बात पर विश्वास नहीं तो दिखा दूँ क्या, बोलो। चलो दिखाई देता। ठीक है, आपसे क्या छुपाना, देख लो, ये 2018 का है ना। ठीक है, 2018 का है ना, चलो जूम आउट करके दिखा देता हूँ। देखो देखो भाई साहब, देखो ये देखो किसका है पेपर, बिहार पॉलिटेक्निक का है। कब पूछा गया है, 2018 में पूछा गया है। बेसिकली हम लोग फिजिक्स का सॉल्व कर रहे थे। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी एक प्रकार से आपको करा रहा हूँ, PYQ करा रहा हूँ, और ये सभी प्रश्न मैं इसीलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं और आएंगे। ठीक है, तो भाई साहब आप लोगों को कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और अपने जो मोबाइल का नोटिफिकेशन है हमारे चैनल का, यानी कि बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि जैसे वीडियो डाले आपके पास पहुंच जाए और आप लोग देख पाओ। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक जोड़ो यार। ठीक है, क्या कर रहे हो आप लोग, मैं वही सब क्वेश्चन कराऊंगा, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाता हूँ, कम ही पढ़ाता हूँ, और वही सब पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम में आएगा, और इस प्रकार से डिटेल में पढ़ाऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आपका दिन शुभ हो।